सभी को मेरा नमस्ते। माँ सरस्वती का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। आज हम सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा हेतु निर्धारित हिंदी ऐच्छिक विषय अंतरा भाग 2 गद्य खंड में से प्रेम घन की छाया स्मृति, इस पाठ का अध्ययन कर चुके हैं, परंतु इस पाठ के प्रश्नोत्तर पे हमने चिंतन नहीं किया। आज प्रश्नोत्तर पर विशद चिंतन करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसे स्वर दिया है डॉक्टर गजानंद आर्य ने। लेखक का परिचय, लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म 1884 में ग्राम अगोना, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1941 में हुई। शिक्षा इंटरमीडिएट, जिसे हाई स्कूल कहते हैं, यहां तक विधिवत उन्होंने अध्ययन किया विद्यालय में। बाकी अध्ययन उन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से स्वशिक्षा से की। कार्य क्षेत्र उनका, शुरू में वे चित्रकला के अध्यापक रहे एक विद्यालय में। बाद में संपादन कार्य को ज्यादा महत्व दिया और साथ ही काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। उनकी रचनाओं की कुछ ग्रंथ हमने यहां लिख रहे हैं। जायसी ग्रंथावली, हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, चिंतामणि, तुलसीदास, सूरदास। इससे अधिक जानना चाहते हैं तो आप उनके ग्रंथों को अध्ययन करें, वहां से आपको और भी अधिक प्राप्त हो जाएगा। उनकी जो लेखन विधा थी, जो कविता, निबंध, आलोचना, भाषा में लालित्य रहता है, उनकी जो लिखते हैं उसमें लालित्य का मतलब यह है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद का एहसास होगा, शब्दों में मधुरता होगी, अभिव्यंजना होगी और विवेचनात्मक शैली से वो लिखते हैं। उनके लेखन में आपको उर्दू, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, इनके शब्दों का प्रयोग मिलेगा। व्यंजना शैली भी मिलेगी और दार्शनिकता मिलेगा। व्यंजना शैली का मतलब होता है कोई शब्द नए अर्थ को बतलाता हो, अभिव्यंजित करता हो, दर्शाता हो, उसे व्यंजना शैली कहते हैं। दार्शनिकता का मतलब यह है जिसमें गूढ़ अध्यात्म चिंतन हो, मनुष्य जीवन का चिंतन हो, समाज का चिंतन हो और उससे आम लोगों को छाप पड़े और पढ़ने वाले को खास तौर से। प्रेम घन की छाया स्मृति, इस पाठ का हमने वीडियो में अध्ययन किया है। मैं यहां पर लिंक आपको दे रहा हूं, YouTube लिंक, यहां पर जाके देख सकते हैं। नहीं तो इस पाठ के, इस वीडियो के नीचे जो यहां पर डिस्क्रिप्शन बटन है, एक छोटा सा एरो की बना होगा, उसको क्लिक करेंगे तो यहां पर प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ का विवेचना आपको मिल जाएगी, जिसमें शब्दार्थ होगा, व्याख्या होगी, लेखक परिचय भी होगा। लेखक परिचय मैंने दोबारा इसलिए दिया है ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए और समझ में आ जाए। तो डिस्क्रिप्शन बटन में आप जाकर के प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ का अध्ययन कर सकते हैं और साथ में दाहिने हाथ में यहां सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दें। इससे यह होगा कि हमारे सारे जितने भी पाठ होंगे वो आपको मिलते रहेंगे और साथ में किसी ऐसे मित्र को संप्रेषित करें, भेजें जो इस पाठ पे रुचि रखता हो या और हिंदी साहित्य पे रुचि रखता हो। तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उत्तर, लेखक ने अपने पिताजी की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। उनके पिता फारसी भाषा के अच्छे विद्वान थे। वे प्राचीन हिंदी भाषा के प्रशंसक थे। फारसी भाषा में लिखी उक्तियों के साथ हिंदी भाषा में लिखी हुई उक्तियों को मिलाने का उन्हें शौक था। वे प्रायः रात में सारे परिवार के लोगों को इकट्ठा कर रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका, ये दोनों ग्रंथ हैं, इनका जो है चित्रात्मक ढंग से वर्णन करते थे और पाठ करते थे, सुनाया करते थे। भारतेंदु के नाटक उनके बहुत प्रेम, उनसे बहुत प्रेम था, अर्थात बहुत प्रिय थे। प्रश्न नंबर 2,
बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु के संबंध में कैसी सद्भावना जगी रहती थी? उत्तर, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु के संबंध में मधुर भावना व्याप्त थी। वह राजा हरिश्चंद्र तथा कवि हरिश्चंद्र में अंतर को समझ नहीं पाते थे। दोनों को एक ही दृष्टि से देखते थे। यदि कोई उनके सम्मुख हरिश्चंद्र का नाम लेता तो उनके सम्मुख उन दोनों में युक्त मिले जुले भावों का उद्भव होता था। इस कारण उनके मन में एक माधुर्य भाव का संचार होता था। प्रश्न नंबर 3 में आप देख रहे हैं, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन की झलक लेखक ने किस प्रकार देखी? लेखक के पिता की बदली मिर्जापुर के बाहर नगर में हुई। वहां रहते हुए उन्हें एक दिन ज्ञात हुआ, पता लगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र जिनका नाम उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी है, जो प्रेम घन के उपनाम से, उपनाम का मतलब एक नाम के साथ जो नाम लगाया जाता है उसे उपनाम कहते हैं। मुख्य नाम के अलावा जो छोटा नाम होता है उसे उपनाम। वे वहां रहते हैं। लेखक उन्हें मिलने को आतुर हो उठा और अपने मित्र मंडली के साथ योजना के अनुसार 1-1.5 मील चलकर घर के नीचे जा खड़ा हुआ। इसके लिए उन्होंने ऐसे बालकों की भी खोज लिया जो उनके घर से तथा प्रेम घन जी से भली भांति परिचित थे। उनके घर की ऊपर की बालकनी लताओं से सुसज्जित थी। यहां पर शब्द है सुसज्जित, यहां पर स शब्द रह गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो सुसज्जित। लेखक ऊपर की ओर लगातार देखता रहा और कुछ देर में उसे प्रेम घन की झलक दिखाई पड़ी। उनके बाल कंधों तक लटक रहे थे। लेखक जब तक कुछ समझ पाता तब तक से वो अंदर चले गए। प्रश्न नंबर 4, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस प्रकार बढ़ता गया? लेखक के पिता फारसी के ज्ञाता थे तथा हिंदी प्रेमी भी थे। उनके घर में भारतेंदु रचित हिंदी नाटकों का वाचन हुआ करता था। रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका का भी सुंदर वाचन होता था। पिताजी के द्वारा लेखक को बचपन में ही साहित्य से परिचय करवा दिया गया था। भारतेंदु लिखित नाटक लेखक को आकर्षित करते थे। अतः इसी आधार पर कहा जा सकता है कि पिताजी ने ही उनके अंदर हिंदी साहित्य के प्रति प्रेम के बीज बोए थे। इस तरह हिंदी साहित्य की ओर झुकाव होना स्वाभाविक था। आगे चल करके पंडित केदारनाथ जी ने इसमें मील का पत्थर का कार्य किया। लेखक जिस पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें पढ़ने जाया करते थे, उसी के संस्थापक केदारनाथ जी थे। वे लेखक को प्रायः पुस्तक ले जाते हुए देखते थे। बच्चे के अंदर हिंदी पुस्तकों और लेखकों के प्रति आदर भाव देख करके वे बहुत प्रभावित हुए। उन्हीं के कारण 16 वर्ष की अवस्था में लेखक को हिंदी प्रेमियों की मंडली से परिचय हुआ। इस मंडली में के सभी लोग हिंदी जगत के महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, जिनमें काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी इत्यादि थे। इन सब के रहते हुए लेखक का साहित्य के प्रति झुकाव और तेजी से बढ़ने लगा। प्रश्न नंबर 5, निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है? उत्तर, निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने इस प्रसंग का जिक्र किया है। जब लेखक का परिचय हिंदी प्रेमी मंडली से हुआ तो वहां प्रायः लिखने तथा बोलने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे। बातचीत करते समय निस्संदेह शब्द का अधिक प्रयोग किया जाता था। दूसरे लेखक के घर के आसपास ऐसे लोग अधिक रहा करते थे जो मुख्तार, कचहरी के अफसर, कर्मचारी तथा वकील हुआ करते थे। ये लोग
राजभाषा होने के कारण उर्दू का ही प्रयोग अधिक किया करते थे। ऐसे लोगों का लेखक तथा उनकी मंडली द्वारा हिंदी बोलना अजीब लगता था। इन्हीं लोगों ने लेखक तथा उनके मित्र मंडली का नाम निस्संदेह रख दिया था। प्रश्न नंबर 6, पाठ में कुछ रोचक घटनाओं का उल्लेख है। ऐसी 3 घटनाओं को चुनकर अपने शब्दों में लिखिए। क, एक बार एक प्रसिद्ध कवि वामनाचार्य गिरी चौधरी साहब से मिलने आए। वे मार्ग पर चलते हुए चौधरी साहब पर आधारित कविता का निर्माण कर रहे थे। कविता की आखिरी पंक्ति पर वे अटके हुए थे। तभी उन्हें ऊपरी बालकनी में चौधरी साहब खड़े दिखाई दिए। उन्हें देखते ही तपाक से जोर से बोल पड़े, खंभा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलानी की। ऐसे ही एक दिन चौधरी साहब बहुत से लोगों के साथ बैठे हुए थे। वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे, सो वह भी इस मंडली में आ गए। चौधरी साहब ने उनका हाल चाल पूछा, और क्या हाल है? पंडित जी बोल पड़े, कुछ नहीं, आज तो मेरा एकादशी का व्रत है, अतः कुछ जल खाया है। बस यूं ही चले आ रहे हैं। उनका इतना कहना था कि सब पूछ पड़े, जल ही खाया है या फलाहार भी पिया है? चौधरी साहब के पास एक दिन उनके मित्र मिलने के लिए आ पहुंचे। चौधरी साहब से अचानक प्रश्न पूछ बैठे, साहब मैं अक्सर घन चक्कर शब्द सुना करता हूं। यहां शब्द है मैं, टाइपिंग मिस्टेक है। आपको मालूम है इसका अर्थ क्या है? बस क्या था, चौधरी साहब बोल पड़े, इसमें कौन सी कठिन बात है। रात के समय एक कागज कलम लो, उसमें सुबह से लेकर रात तक जो जो काम किया है उसे लिखिए और पढ़ लीजिए। घन चक्कर का मतलब समझ में आ जाएगा। प्रश्न 7, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण था। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया और क्यों, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह कथन चौधरी साहब के संदर्भ में कहा गया है। उनके मंडली में अधिक उम्र के उनकी मंडली में वे सबसे अधिक उम्र के थे। यही कारण भी था कि उनकी मंडली में पुरानी वस्तु समझा जाता था। चौधरी साहब स्नेही व्यक्ति थे। वे सबसे प्रेम से बातें करते थे। लोगों का उनके विषय में जानने का कुतूहल विद्यमान था। इन्हीं सब कारण से लेखक ने उनके लिए इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था, इस प्रकार का कथन कहे थे लेखक ने। प्रश्न 8, प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं का उजागर किया है? लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के निम्नलिखित व्यक्तियों को उजागर किया है। यहां पर शब्द है चौधरी, टाइपिंग मिस्टेक है। चौधरी साहब के व्यक्तित्व का निम्नलिखित पहलुओं का उजागर किया है। हिंदी प्रेमी चौधरी साहब हिंदी के कवि थे। प्रेम घन उपनाम से लिखा करते थे। हिंदी से उनका प्रेम इन बातों से स्पष्ट होता है। लेखक को हिंदी साहित्य की ओर ले जाने में उनका बड़ा योगदान था। रियासती व्यक्ति, चौधरी साहब एक रियासत और तबीयतदारी व्यक्तित्व के थे। उनके यहाँ हर उत्सव तथा अवसर में नाच रंग का आयोजन होता है। यह उनकी रईसी का प्रतीक था। आकर्षक व्यक्तित्व, चौधरी साहब का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था। लंबा कद तथा कंधे तक लटकते हुए बाल उनके पहचान थे। हंसमुख व्यक्ति, चौधरी साहब हंसमुख व्यक्तित्व के थे। बात बात पर लोगों को गुदगुदा देते थे। प्रश्न 9, समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से मुख्य लेखक थे? समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में लेखक मुख्य थे काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी आदि। प्रश्न 10,
भारतेंदु जी के मकान में के नीचे यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर: एक बार लेखक पिता के कहने पर किसी की बारात में काशी चले गए। वहां घूमते हुए चौखंबा नामक स्थान पर पहुंच गए। यहीं उनकी मुलाकात पंडित केदारनाथ जी पाठक से हुई। वे भारतेंदु के मित्र थे। वे स्वयं भारतेंदु के प्रशंसक भी थे। पंडित जी से भारतेंदु के विषय में जानकर उनके घर को बड़ी चाह तथा कुतूहल से देख रहे थे। वह लेखक को भावनाओं में डूबा देखकर प्रसन्न थे। उन्हें लेखक की इस तरह की भावुकता ने बड़ा प्रभावित किया। आगे चलकर दोनों का हृदय परिचय एक पक्की दोस्ती में बदल गया। भाव यह है कि पंडित जी ने लेखक का जो व्यवहार देखा उन्हें छू गया और आगे चल के इसी कारण वे गहरे मित्र बन गए। भाषा शिल्प। भाषा शिल्प का प्रथम प्रश्न: हिंदी उर्दू के विषय में लेखक के विचारों को देखिए। आप इन दोनों में से एक ही भाषा की दो शैलियां मानते हैं या भिन्न भाषाएं? उत्तर: हम दोनों को भिन्न भाषाएं मानते हैं। मुगलों के आगमन के साथ भारत में उर्दू का भी आगमन हुआ। अंग्रेजों के समय में आजादी पाने के लिए एक ऐसी भाषा का विकास की आवश्यकता हुई जो जनभाषा बन सके। अतः वह काल संक्रमण का काल था। भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ किया। उस समय सभी ने उर्दू के साथ हिंदी का भी सभी प्रयोग किया करते थे। अतः इस आधार पर यह कहना सरल होगा कि हिंदी और उर्दू दो अलग अलग भाषा है। हिंदी खड़ी बोली है तथा इसका जन्म भारत में ही हुआ है, परंतु उर्दू बाहर की भाषा है जो हिंदी के साथ रच बस गई है। आज दोनों में अंतर करना बड़ा कठिन है, परंतु सत्य यही है कि दोनों ही अलग हैं और भिन्न भिन्न शैली की हैं। प्रश्न 2: चौधरी जी के व्यक्तित्व को बताने के लिए पाठ के कुछ मजेदार वाक्य आए हैं। आप उन्हें छांट कर उनका संदर्भ लिखिए। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत सम्मिश्रण रहता था। ये वाक्य पाठ का है। प्रस्तुत कथन लेखक ने चौधरी जी के व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए लिखे हैं। लेखक के अनुसार चौधरी जी उनकी मंडली में सबसे पुराने थे, अतः वे पुरातत्व की संज्ञा पाए हुए थे। वे स्नेही थे, अपनी मंडली के हर सदस्य से प्रेम करते थे। उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि सब उन्हें कुतूहल की दृष्टि से देखा करते थे। उन्हें जानने का प्रयास में सबके अंदर जिज्ञासा विद्यमान रहती थी। उनकी हरेक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। इस कथन में चौधरी साहब रईस परिवार से संबंधित थे, यह स्पष्ट होता है। उनके स्वभाव में रईसी रच बच गई थी। उनकी रईसी उनके हर हाव भाव में दिखाई देती थी। उन्हें अनजान व्यक्ति भी बता सकता था कि ये धनी परिवार के हैं, संपन्न परिवार के हैं। जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी, अर्थात चौधरी साहब कुछ भी बोलते थे उसमें कुटिलता का समावेश विद्यमान रहता था। वह सीधी बात बोलना कम जानते थे, नहीं जानते थे। खंभा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की, ये पंक्तियां चौधरी के स्वभाव के बाहरी वेश को इंगित करके बोली गई हैं। चौधरी साहब के बाल कंधे तक लटके भी रहते थे। उस समय इस प्रकार की केश सज्जा पुरुषों की नहीं हुआ करती थी। वामनाचार्य गिरी ने उन पर व्यंग करते हुए कहा, खंभे पर टेक लगा करके चौधरी साहब ऐसे खड़े हैं मानो कोई मुस्लिम स्त्री खड़ी हो। पाठ की शैली की रोचकता पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न नंबर 3। उत्तर: पाठ की शैली बहुत ही रोचक है। लेखक ने प्रयास किया है कि पुरानी बातों को उनके यथावत रूप में प्रस्तुत किया जा सके। उसने उस समय बोली जाने वाली स्थानीय बोली हिंदी तथा उर्दू भाषा का सुंदर ही प्रयोग किया है।
उन्होंने रोचकता का ध्यान रखते हुए ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया है जो उस समय के वातावरण, सामाजिक परिवर्तन तथा स्थिति का सटीक वर्णन करती है। यह पाठ प्राचीन भारत के दर्शन भी कराता है, लेकिन रोचक शैली में। तो इस प्रकार आपने पहले वीडियो में पाठ को पढ़ा और इसमें प्रश्नोत्तर को भी समझने की कोशिश किया है। तो सभी साथियों से आग्रह है, आप सबसे पहले सब्सक्राइब बटन यहां से दबाएं, और कोई भी लिंक आपको देखना है, सब्सक्राइब बटन के ठीक ऊपर, सबसे ऊपर एक डिस्क्रिप्शन बटन है, जो छोटा सा एरो निशान है, वहां क्लिक करेंगे तो आपको सारे पाठ नजर आ जाएंगे जो आप पढ़ना चाहते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं। कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं, और मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बटन में मेरा ईमेल लिखा हुआ है, आप वहां लिख करके मुझे भेजें। सभी को मेरा नमस्ते, सभी को मां सरस्वती का आशीर्वाद। हम सब मिलकर के हिंदी साहित्य के प्रचार और प्रसार करते रहेंगे, और आप सभी जो है अपने साथ अधिक से अधिक आदमियों को जोड़ें और अधिक से अधिक आदमियों को इसे भेजें, ताकि हिंदी साहित्य का प्रचार और प्रसार होता रहे और इसका लाभ सभी छात्रों को प्राप्त होता रहे। सबको पुनः नमस्ते।